नाज़रीन, आज 27 रमज़ान मुबारक की खुसूसी रमज़ान नशरियात के साथ मैं हूँ सहरिश ज़ुहैब। प्रोग्राम का आगाज़ जो कि हमारा मामूल है हदीस मुबारक के साथ करेंगे। वजह तख़लीक़ कायनात हुज़ूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने लैलतुल क़द्र को ईमान के साथ और तलब सवाब करते हुए क़याम किया, उसके गुज़श्ता गुनाह बख्श दिए जाएंगे। इतनी फजीलत है, इतनी अहमियत है इन ताक रातों की कि जिनसे हमें जितना हो सके फ़ायदा उठाना है, अपने गुनाहों की बख्शिश मांगनी है, अपने रब की इबादत करनी है, उसके करीब होना है। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए। माजरत चाहूँगी कि इस माह मुक़द्दस का हम जितना हो सके फ़ायदा उठा सकें। इसी अच्छी बात के साथ आगे बढ़ेंगे और अब आपको बताऊँगी पाकिस्तान ने हमेशा खित्ते में अमन के लिए अपने अज़्म का इजहार किया है। हमारी अमन की ख्वाहिश को कमज़ोरी नहीं समझा जाए। तारीख़ पाकिस्तान के पुख्ता अज़्म, अपने भरपूर दिफा की सलाहियत की गवाह है। पाकिस्तान ने भारतीय वज़ीर दिफा के बयान की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हुए किसी मुहिम जोई से बाज रहने का अलर्ट जारी कर दिया है। जो कुछ हो रहा है, जिस तरह वहाँ से बयान आया तो जवाब हमने दिया और पुरजोर तरीके से दिया। इसी सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच साहिबा इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। अस्सलाम वालेकुम मुमताज़ ज़हरा बलोच साहिबा। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मुमताज़ साहिबा, अभी जो सारी सूरत हाल है, सारे डाउट सब मेरा ख्याल है ख़त्म हो गए हैं और कहते हैं कि देयर इज़ नो एविडेंस स्ट्रॉन्गर देन एडमिशन। तो जिस तरह इन लोगों ने अब एतराफ़ जुर्म कर लिया एक तरह से कि भाई हम कत्ल करवाते हैं शहरियों को, और यही वज़ीर आज़म मोदी की पॉलिसी है जो कि बिल्कुल ठीक है, तो ऐसे में इनका ये एडमिशन, इसको हम किस तरह कैपिटलाइज कर सकते हैं, किस तरह इस मुकदमे को भरपूर तरीके से पेश कर सकते हैं? मज़ीद मजम्मत तो हमने कर दी है। देखिए, जो अब इंडिया के वज़ीर दिफा की स्टेटमेंट आई है, ये बिल्कुल आपने सही कहा, ये एक एडमिशन ऑफ गिल्ट है और ये उस स्टेटमेंट के बिल्कुल बरअक्स है जो उनके फॉरेन ऑफिस ने दी कि इंडिया की पॉलिसी जो है वो इसी तरह से भी एक्स्ट्रा जुडिशल टेरिटोरियल किलिंग्स की नहीं है। और ये स्टेटमेंट पाकिस्तान के सिलसिले में भी देते रहे हैं और ममालिक के सिलसिले में भी देते रहे हैं। तो ये जब पाकिस्तान के सिलसिले में उनकी एक बात बड़ी क्लियरली सामने आ गई है कि एटलीस्ट पाकिस्तान के केस में उन्होंने ये चीज़ें, ये पॉलिसी डेलिबरेटली इख्तियार की, पाकिस्तान में एक्स्ट्रा टेरिटोरियल और एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग्स करवाई हैं और आई हैं और आगे भी करवाने का इरादा रखते हैं। तो ये एक बड़ा क्लियर सिग्नल है कि जो पॉलिसी इनका फॉरेन ऑफिस बताता रहा है कि इस तरह की कोई पॉलिसी एग्जिस्ट नहीं करती, वो गलत साबित हुई है। और ये फिर बाय इम्प्लीकेशन सिर्फ पाकिस्तान के केस में नहीं बल्कि जो मिडल ईस्ट में इस तरह के केसेस डिस्कवर हुए, यूरोप में हुए और नॉर्थ अमेरिका में हुए, इन सारे केसेस पे जो इंडिया का मौक़िफ़ है उस पर एक बड़ा सवालिया निशान बन चुका है। अच्छा मुमताज़ बलोच साहिबा, मुझे ये कहिएगा कि अभी ये जो सारी सूरत हाल है इसको भारत में इलेक्शन के तनाजुर से भी देखा जा रहा है कि ज़ाहिर है जब इनके इलेक्शंस करीब आते हैं ये बढ़के मारने शुरू कर देते हैं। लेकिन ये खित्ते के अमन के लिए बड़ी तशवीशनाक बात है कि एक मुल्क में हम इस तरह की सोच को देख रहे हैं कि अहमियत दी जाती है कि जुल्म भी करो, बर्बरियत भी करो, इंतहा पसंदी भी हो, दहशत गर्दी भी हो, और बयानिया पाकिस्तान मुखालिफ होगा तो मैसेज को वहाँ पर कन्विंस करने के लिए, इस तरह की सपोर्ट हासिल करने के लिए इस तरह का बयानिया बेचा जाता है तो बिकता भी है। देखिए, इलेक्शंस के लिए जो भी ये स्टेटमेंट दें, लेकिन ये बहाना, इलेक्शन का बहाना किसी भी तरह एक गैर जिम्मेदार स्टेटमेंट देने के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। और इस तरह की जो स्टेटमेंट्स हैं, इससे इंडिया के अवाम को तो शायद ये बेवकूफ़ बना लें, लेकिन पाकिस्तान के अवाम इनको बहुत अच्छी तरह समझते हैं और इंटरनेशनल कम्युनिटी भी अब जान चुकी है कि इंडिया की असल हकीकत, असल चेहरा क्या है। और इन्होंने पाकिस्तान में जिस तरह से फॉर लास्ट सेवरल डेकेड्स पाकिस्तान में टेररिज्म को सपोर्ट किया, पाकिस्तान में एक्स्ट्रा जुडिशल और एक्स्ट्रा टेरिटोरियल किलिंग्स कराई, हमारे पास एक सबूत है, एक मुजस्सम सबूत है, वो है कमांडर कुलभूषण यादव का, जो जब हमारा मौक़िफ़ बड़ा क्लियर था कि वो पाकिस्तान में टेररिस्ट एक्टिविटीज़ करते हुए पाया गया और इंडिया ने इसको रिजेक्ट किया था। अब वो सारा मौक़िफ़ जो पाकिस्तान का है वो सब हकीकत में तब्दील होता नज़र आ रहा है और ये इसलिए
कंप्लीटली अनएक्सेप्टेबल है कि कोई भी मुल्क एक इंटरनेशनल लॉ की खिलाफ वर्जी करते हुए रैम्बो स्टाइल डिप्लोमेसी करे और जी, और इस सिलसिले में पाकिस्तान ने ये इंटरनेशनल लेवल पर पहले रेस किया है और हम आगे भी रेस सही। अच्छा, जैसे कि मैंने आपसे मुमताज साहिबा पहले भी पूछा कि हम इस एडमिशन को कैपिटलाइज मजीद कैसे कर सकते हैं मैक्सिमम, अभी आप लोगों ने इस पर एक मजम्मती बयान भी दिया है, इसके अलावा खारजा महाज पर क्या कुछ हो रहा है स्टेटमेंट को लेके? देखें, स्टेटमेंट तो एक वन ऑफ थिंग नहीं है, ये इंडिया के लीडर्स का एक वतीरा रहा है। ये बहुत ही गैर जिम्मेदार स्टेटमेंट्स हर कुछ अरसे बाद दे देते हैं। लेकिन ये जो इनकी एक्स्ट्रा जुडिशल और एक्स्ट्रा टेरिटोरियल किलिंग्स पाकिस्तान में हुई, इस पे आप जानती होंगी जनवरी में फॉरेन सेक्रेटरी डॉक्टर साइरस सजाद काजी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और कुछ शवाहिद सामने लाए थे। वो शवाहिद हमने दुनिया के सामने शेयर किए हैं, हम इंटरनेशनल कम्युनिटी के पास लेकर गए हैं। इसी तरह से आज से 2 साल पहले एक जोहर टाउन में अटैक हुआ था, उसके बारे में भी पाकिस्तान ने इंटरनेशनल कम्युनिटी को वो शवाहिद पेश किए हैं इंडिया के इन्वॉल्वमेंट के। और इंटरपोल के ज़रिए रेड वारंट्स जारी हुए हैं और भी बहुत से प्रोसीजर्स हैं जो इस वक्त शायद पाकिस्तान हमेशा खित्ते में अमन के लिए पुरअज़्म है और हमारी अमन की ख्वाहिश को कमजोरी ना समझा जाए। बिल्कुल। अच्छा मुमताज साहब, सही। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि ये जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है जिसको हम देख रहे हैं कि सुपर पावर्स ज़्यादा जो जोर डालती हैं वो खित्ते के अमन की बात करती हैं, ह्यूमैनिटी की बात करती हैं, लेकिन भारत जैसा मुल्क जो कि कश्मीर में इतना जुल्म कर रहा है, भारत में मौजूद मुसलमानों पर इतना जुल्म हो रहा है, इंतहा पसंदी अपनी हदों को छू रही है, जुल्म और बर्बरियत को फरोग दिया जा रहा है, और ये बीजेपी की हुकूमत है जो कि इसके पीछे है, जिन्होंने काफ़ी मेरा ख्याल है कि भारत के इमेज को नुकसान भी पहुंचाया है। क्या वजह है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी इनको उस तरीके से रोक नहीं पा रही? और बज़ाहिर ये लोग बात करते हैं अमन की कि जनाब डू मोर का मुतालबा किया जाता है, लेकिन इस मुल्क को पता नहीं क्यों आशीर्वाद हासिल है, हम लोग ये रजिस्टर उनको करवा भी रहे हैं, लेकिन वो इस पर कुछ करने से कासिर क्यों है? देखें, ये तो इंडिया की हठधर्मी है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी की आवाज़ के बावजूद और इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस के बावजूद, यूनाइटेड नेशंस की भी इस पर स्टेटमेंट्स मौजूद हैं जो वो कश्मीर में करवा रहे हैं। तो इसके बावजूद ये इंडिया इंटरनेशनल लॉ की खिलाफ वर्जी कर रहा है, ये तो उनकी हठधर्मी है। और ये एक चार्जशीट जमा हो रही है इंडिया के खिलाफ कि वो इंटरनेशनल लॉ की किस तरह धज्जियां उड़ाता है। सही, बहुत शुक्रिया मुमताज़ ज़हरा मेरे साथ मौजूद रही हैं और आपने इस हवाले से अपनी राय से हमें आगाह किया है, और हर महाज पर इस हवाले से बात होगी और इस एडमिशन को जितना हो सके कैपिटलाइज़ किया जाएगा। हर फोरम पर बताया जाएगा कि भारत का मकरू चेहरा जो कि बेनकाब है, दुनिया देख रही है, सोशल मीडिया का दौर है, अब तो कुछ धक्का छुपा नहीं है, इनको चाहिए कि अपना तर्ज अमल तब्दील करें, वरना रुसवाई है जो कि आगे भी इनको इसी तरह मिलती रहेगी। और मैं अभी प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करूँगी, ब्रेक में जाने से पहले मैं अलिशा आपसे गुजारिश करूँगी खूबसूरत सा कलाम अगर आप पेश करेंगी तो उसके साथ ही फिर हम ब्रेक पर चले जाएंगे। जी वेलकम बैक नाज़रीन। क्या रवां साल ईद उल फितर एक बार फिर सऊदीया के साथ होगी? सऊदीया, दुबई समेत खलीजी रियासतों में शवाल का चांद देखने के लिए इजलास कल होगा, जबकि मुमकिन तौर पर 10 अप्रैल को सऊदी अरब में ईद उल फितर होगी। पाकिस्तान की बात करें तो शवाल का चांद देखने के लिए पाकिस्तान में रुयते हिलाल कमेटी का इजलास मंगल को होगा, जिसमें चांद नजर आने के कवी इम्कानात मौजूद हैं, और ईद बरोज़ बुध होगी। पाकिस्तानी माहिरीन फल्कियात के मुताबिक ईद 10 अप्रैल बरोज़ बुध को होगी। ईद के चांद की पैदाइश 8 अप्रैल को होगी। 8 अप्रैल को सऊदी अरब में 29वां रोज़ा होगा, जबकि नया चांद पैदा होते ही फौरन नज़र नहीं आता। 9 अप्रैल को सूरज गुरूब होते वक्त चांद की उम्र 20 घंटे होगी। मतला साफ हुआ तो चांद नज़र आने के इम्कानात बहुत ज़्यादा हैं। फल्कियात के माहिरीन बता रहे हैं कि पाकिस्तान में 29 और सऊदी अरब में 30 रोज़े होंगे और ईद एक ही रोज़ होने के इम्कानात मौजूद हैं। इसी पर बात करने के लिए चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज साहब इस वक्त में ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम सरदार साहब। जी वालेकुम सलाम। जी सरदार साहब, कहिएगा, कुछ माहिरीन ये बता रहे हैं कि 29 रोज़े होंगे, पाकिस्तान में जो चांद है वो 8 तारीख को उसकी पैदाइश होगी, क्या आप बताएंगे इस हवाले से?
देखें जी चांद के हवाले से तो ये तो रोहित लाल कमेटी का ही मैंडेट है। आप मतलब वेट करना पड़ेगा हमें। 9 तारीख को देखिए मीटिंग है तो उसमें क्या होता है। अच्छा। लेकिन इम्कान मैं बता सकता हूँ आपको, जैसे हमारी भी कैलकुलेशन होती है मेड डिपार्टमेंट की जो कोऑर्डिनेट्स, उसके मुताबिक उसकी 19 साढ़े 19 घंटे एज होगी चांद की। और वेल भी अच्छा है उफक पर, कोई कहीं 9 डिग्री है कहीं 8.5 डिग्री है, इस तरह से सनसेट पर। और फिर ड्यूरेशन भी अच्छा है, 50 मिनट से ऊपर है आफ्टर सनसेट, यानी इतनी देर तक चांद रहेगा जी। यानी अगर बादल छा जाते हैं पूरे मुल्क में, जिसका इम्कान है कि मुल्क के बेशतर पीछे एक वेस्टर्ली वेव आ रही है 10 या 11 तारीख को, कुछ एरियाज में 10 को इम्कान है, तो फिर जाहिर है कि मुश्किल होगा उसका देखा जाना। स्काई कंडीशन अगर सही रहती है, मतलब साफ रहता है और इस तरह से कंडीशन एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन जो होती है वो कम होती है, डस्ट वस्ट नहीं होती, तो फिर इम्कान है कि नज़र आ जाए। बहरहाल हतमी ऐलान तो रोहित हिलाल करती है, आपको पता है। सही। अच्छा सरदार साहब, मुझे ये बताइएगा कि मौसम ईद पर कैसा रहेगा, कुछ तवक्कुआत के हवाले से हमें अपडेट कीजिएगा। मौसम ठंडा होगा, दरमियाना होगा, गर्मी होगी, स्पेसिफिकली पंजाब और कराची में? देखिए बहुत ज़्यादा गर्मी तो नहीं है, निस्बतन गर्म मौसम अब कराची में है। पहले हम कराची की अगर बात करें तो अप्रैल में गर्मी शुरू हो जाती है कराची में। आपको पता है कि एवरेज दर्जा हरारती कराची का जो अप्रैल के महीने का है वो 35 है, तो जाहिर है कि 35 अच्छा खासा टेम्परेचर होता है। और उसके साथ ह्यूमिडिटी 40% के आसपास जब होती है, 40 45 50%, तो फिर टेम्परेचर फील लाइक फैक्टर बढ़ जाता है। तो रिलेटिवली हॉट वेदर ही है, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हॉट नहीं है कहीं पर भी। ईद के दिनों में अच्छा मौसम है, अलबत्ता ईद के दूसरे तीसरे दिन यानी 12 तारीख से अनवर्ड तो फिर एक बाकायदा वेस्टर्ली वेव दाखिल हो जाएगी मुल्क के मगरबी हिस्सों में, वही अफगानिस्तान और ईरान के रास्ते से। तो फिर अगला पूरा हफ्ता तो बारिशें हैं बेशतर जगहों में, उसमें बलूचिस्तान, पंजाब, KP, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में खासकर, और सिंध में भी कहीं हल्की कहीं दरमियानी इस टाइप की बारिश मुतवक्की है 13 और 14 तारीख को। सही। अच्छा, और जो नॉर्दर्न एरियाज हैं वहाँ पर तो मौसम कदरे ठंडा होगा? जी बिल्कुल, वहाँ ऑलरेडी एक तरह से रातें तो अभी तक ठंडी चल रही है, इसलिए कि आपने देखा होगा कि ऑन एंड ऑफ बारिशों के स्पेल चल रहे हैं वहाँ पर, कुछ मतलब कुछ दिन के वक्फे के साथ साथ बारिश हो जाती है। और अभी जो अगला स्पेल है वो भी अच्छा खासा तेज़ स्पेल है, KP के खासकर जो बेशतर इलाके हैं पहाड़ी इलाके, उसमें कगान, नारान और दूसरे हज़ारा का जो गलियात का इलाका है, इसी तरह से सवात और दीर चित्राल वगैरह, उन एरियाज़ में तो तेज़ बारिश का स्पेल मुतवक्की है। उसके नतीजे में लैंडस्लाइडिंग का खर्चा हो सकता है। लिहाजा जो टूरिस्ट हैं एक्चुअली ईद के बाद आपको पता है कि वो बेशतर उन इलाकों का रुख करते हैं, तो उनको मुहतात रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ईद की एंड बाद यानी 12 तारीख से बिलखुसूस 13 से आगे जो वीकेंड होगा उसमें अच्छा तेज़ बारिशों का स्पेल मुतवक्की है शुमाली इलाका जी। का। सूरत हाल फिर इसका मतलब है कि अभी फ़िलहाल सख्त गर्मी की तरफ नहीं जा रही है, मौसम मॉडरेट ही रहेगा और बारिशें भी एक्सपेक्टेड है। बहुत शुक्रिया सराज साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे। नाजरीन, मौसम की तो बात हो गई, पाकिस्तान समेत दुनिया भर में सेहत का आलमी दिन यानी कि वर्ल्ड हेल्थ डे आज मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का मकसद दुनिया भर के लोगों को सेहत की अहमियत से आगाह करना है। इस सिलसिले में मुल्क भर में वजारत सेहत, महकमा सेहत पंजाब, पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन, दीगर तिबी तंजीमों और NGOs के ज़ेर एहतमाम तकरीबात का एहतमाम किया जाएगा। इन तकरीबात में सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने के सुनहरी उसूलों के बारे में आगाही दी जाएगी, जबकि अखबारात खुसूसी मज़ामीन शाया करेंगे। दुनिया भर में सेहत का आलमी दिन सबसे पहले 1950 में मनाया गया। 1948 में आलमी इदारा सेहत के ज़ेली इदारे हेल्थ असेंबली ने हर साल 7 अप्रैल को सेहत का आलमी दिन मनाने की मंजूरी दी, जिसके बाद दुनिया भर में 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है। तो इस हवाले से आगाही ज़ाहिर है फैलाना बहुत ज़रूरी है कि हमें अपनी सेहत का ख्याल रखना है। ज़ाहिर है सेहत है तो सब कुछ है, सेहत नहीं है तो कुछ भी नहीं है। हेल्थ इज़ वेल्थ विच इज़ एक्चुअल वेल्थ। तो ये सारी सूरत हाल है। अब हम आएंगे माह सयाम के आखिरी आयाम जारी हैं और गुज़श्ता रात नुज़ूल कुरान की शब यानी कि मुमकिना शब कदर में लोगों ने नवाफिल और ज़िक्र फ़िक्र से रब करीम को राज़ी करने की कोशिश की। एक हदीस मुबारका का मफ़हूम है कि जो शब कदर में अखलास नीयत के साथ नवाफिल पढ़ेगा उसके अगले पिछले गुनाह मुआफ़ हो जाएंगे। रमज़ान की रातों में अक्सर लोग
ख़ासकर नवाफिल का एहतमाम करते हैं। कोई रात के आखिरी पहर में तन्हाई में तहज्जुद पढ़ता है तो कोई फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद नवाफिल से रब को मनाने की कोशिश करता है। आज हम बात करने वाले सलातुत तस्बीह के बारे में, जो कि 4 रकत नवाफिल नमाज है। इस नफली नमाज को अदा करने का सही तरीक़ा क्या है, इसको पढ़ने के क्या फ़ज़ाइल हैं, इसी पर बात करने के लिए इस वक्त इस्लामिक स्कॉलर हैं मुफ्ती अल्लामा साद अलीमी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो मुफ्ती साहब, मैंने काफ़ी डिटेल में बताया है कि हम लोग सलातुत तस्बीह जो है उसका बाकायदा एहतमाम करते हैं और इन शबों में तो ख़ास तौर पर हम करते हैं। इसकी अहमियत क्या है, इसकी फ़जीलत क्या है, पहले तो ये बता दीजिए, इस पर रोशनी डालिएगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक चीज़ को मलूज़ खातिर रखा जाए कि जब भी कोई भी इबादत हो या नवाफिल हो, उसका मकसद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कुर्बत हासिल करना होता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इखलास के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के करीब होना होता है। और इसी के साथ जब सलात व तस्बीह की बात की जाती है, इसकी अहमियत ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई। अपने चचा हज़रत अब्बास को बताते हैं कि ऐ चचा जान, मैं आपको कोई ऐसी चीज़ ना बताऊं जिसके ज़रिए आप अल्लाह की कुर्बत हासिल कर सकें, आपके पिछले अगले तमाम तर गुनाहों की माफ़ी हो सके। तो क्योंकि वो सहाबी रसूल थे, फरमाया या रसूल अल्लाह, ज़रूर मैं जानना चाहूँगा ऐसी क्या चीज़ है। तो रसूल ने बताया वो 4 नवाफिल हैं जिसको सलातुत तस्बीह कहते हैं, जिसको पढ़ने से इंसान के पिछले और आगे आने वाले गुनाह माफ़ हो जाते हैं। और फिर रसूल ने ताकीद की कि इंसान को चाहिए कि हर रोज़ ये नफल पढ़ा करे। अगर नहीं हो सकता तो हफ्ते में एक दफ़ा, अगर हफ्ते में एक दफ़ा नहीं हो सकता तो महीने में एक बार, अगर महीने में एक बार नहीं तो साल में एक बार, अगर साल में भी नहीं तो ज़िंदगी में एक बार ज़रूर इस तस्बीह को पढ़ लिया जाए, क्योंकि ये इस अहमियत की हामिल नमाज है। इससे इंसान की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से जो कुर्बत है वो भी बढ़ जाती है और उसके पिछले सारे सगीरा कबीरा गुनाह माफ़ हो जाते हैं। अच्छा, अब ये जो आपने कहा कि आप रोज़ नहीं पढ़ सकते तो हफ्ते में एक बार पढ़ लें, ज़िंदगी में एक बार पढ़ लें, अगर हम ये ख्वाहिश करें, वैसे तो अल्लाह ताला तौफीक देने वाला, अल्लाह सबको ये तौफीक अता करे कि अपने रब के करीब होने की कोशिश करें, दिन में किसी भी हिस्से में किसी भी वक्त पढ़ सकते हैं, या फिर नवाज जो कि हमने अदा करनी होती है उसके फ़ौरी बाद पढ़ सकते हैं, सही वक्त या अच्छा वक्त कौन सा है और पढ़ने का तरीक़ाकार क्या है? जी, बड़ा खूबसूरत सवाल है। इसमें मलूज़ खातिर ये रखा जाए कि जो मकरूहात के वक्त हैं उसमें ना पढ़ा जाए, जो कि मकरूहात के वक्त हैं, जैसे कि हमारे यहाँ जो फजर नमाज के बाद जो इशराक तक का वक्त होता है वो मकरूहात में से है, और इसी तरह जो असर के बाद उसका वक्त है। बाकी आप किसी भी वक्त पढ़ सकते हैं और उस वक्त पढ़ा जाए जिस वक्त आप खलवत में हो, ताकि आपकी कुर्बत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। सबसे बेहतर है कि रात में पढ़ लिया जाए। रात में इस वजह से कि अमूमन तन्हाई होती है, लेकिन हमारे यहाँ कराची में लोगों को रात देर जागने की भी आदत होती है, तो वो रश लगा रहता है, तो दोपहर को पढ़ लिया जाए। जब भी हो इंसान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हुजूर पेश हो। पढ़ने का तरीका क्या है? पढ़ने का तरीका ये है, 4 रकात नवाफिल होते हैं और हर एक रकात में 75 मरतबा आपको तीसरा कलमा जो सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, ये जो तीसरा कलमा है ये पढ़ना पड़ता है। इसके लिए सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि इंसान जिस तरह नमाज में सना पढ़ता है उसके बाद 15 मरतबा पढ़ ले, और सूरह फातिहा और कोई सूरत के साथ पढ़ने के बाद फिर 10 मरतबा पढ़ ले तो 25 मरतबा हो जाएंगे। फिर रुकू में चला जाए, रुकू में जाने के बाद 10 मरतबा 35 हो जाएंगे। समी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना लकल हम 10 मरतबा। इसी तरह एक सजदा करेगा 10 मरतबा, दोबारा उसमें आएगा 10 मरतबा, फिर 10 मरतबा 75 मरतबा हो जाएंगे। हर रकात में 75 मरतबा पढ़ना पड़ेगा, 4 रकात हो जाएंगे। उसके बाद सलाम फेर ले, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ मांग ले। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। अच्छा, मैं चाहूँगी कि आपसे नफली इबादत के हवाले से और भी बात की जाए, और भी बहुत कुछ हमें आपसे रहनुमाई लेनी है, लेकिन अभी एक प्रोग्राम में हम वक्फा शामिल करते हैं। हमारे साथ हैं मुफ्ती अल्लामा साद अलीमी साहब, उनसे मज़ीद भी बात करेंगे, लेकिन राइट आफ्टर दिस ब्रेक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। नफली इबादत पर हम बात कर रहे हैं। इसके अलावा हमारी अल्लामा साहब रहनुमाई फरमा रहे हैं कि किस तरीके से हमें एहतमाम करना है और क्या उसका सवाब है। मैं चाहूँगी अल्लामा साहब थोड़ा सा बताइएगा मुझे कि ख़ास तौर पर इन शबों में, चूँकि ताक रातें हैं और आखिरी अशरा है, तो इससे हमारी कोशिश होती है कि जितना हो सके हम फ़ायदा उठाएँ। नफली इबादत और वो कौन कौन सी हैं जिनका एहतमाम हम कर सकते हैं? जी, बड़ा खूबसूरत सवाल इस हवाले से कि अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि जब आखिरी ये ताक रातें आती थी 10 आखिरी अशरा, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कमर कस लिया करते थे और इतनी इबादत करते थे कि इससे पहले शायद हमने उन्हें इतनी इबादत करते हुए ना देखा। और सिर्फ खुद नहीं, अपने अहलो अयाल को और तमाम जितने अक़रबा हैं उन तमाम को मोटिवेट करते थे कि इबादत की तरफ आएँ।
अब यहाँ अमूमन लोग कहते हैं कि हमें इस रात में कौन सी इबादत करनी चाहिए। इसमें मैं हमेशा एक सवाल का ये जवाब देता हूँ कि इंसान का एक तभी मैलान होता है। किसी को कुरान पढ़ते हुए बड़ा खुशू खुजू हासिल होता है, किसी को नमाज पढ़ते हुए, नवाफिल पढ़ते हुए, किसी को जिक्र करते हुए। तो इंसान का जिसके अंदर ज़्यादा खुशू खुजू हो तो उस चीज़ का ज़्यादा अमल करना चाहिए। लेकिन ये जो रात ख़ास है ना, लैलतुल क़दर, ये सब तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया रात इस वजह से ख़ास है कि इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़दर, कि बेशक हमने इस रात में कुरान पाक को नाजिल किया। तो इस रात की मंजिलत और मर्तबत इस वजह से कि इसमें कुरान नाजिल हुआ है, तो इस वजह से नुज़ूल कुरान की बरकत से इस रात ज़्यादा से ज़्यादा कुरान की तिलावत की जाए। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं समझाना चाहता हूँ। हमारे यहाँ देखें, मैं एक बड़े दर्द दिल से एक बात कहूँगा, नाजरीन इस बात को ज़रूर सुने कि हमने कुरान को ना एक ऐसी चीज़ समझिए जिसको हम पढ़ने से सवाब हासिल कर लें या कोई मर जाए तो बख्शवाने के लिए लें। कुरान इज़ नॉट अ डेड बुक फॉर अ डेड पीपल, इट इज़ अ लिविंग बुक फॉर अ लिविंग पीपल। जिंदा किताब है, जिंदा मसाइल का हल निकालती है। तो आज इस रमज़ान ये नियत कर लें, जिस तरह हम ईद रेजोल्यूशन मनाते हैं ना, इसी तरह रमज़ान रेजोल्यूशन बनाएं कि इन ताक रातों में हम ये नियत करेंगे कि हम कुरान पाक को समझ के पढ़ेंगे, ताकि तफसीर के साथ, बिल्कुल, ताकि कुरान का एसेंस आप महसूस कर सकें। देखिए मौला अली का कौल है कि जब मैं चाहता कि मेरे से अल्लाह क्या कहना चाहते हैं, मैं कुरान पाक खोल के बैठ जाता। तो ये जो कुरान है ना, ये अल्लाह से डायरेक्ट राब्ता है। तो कोशिश करें कि इन ताक रातों में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से एक इरादा कर लें कि या अल्लाह मैं कुरान को समझ के पढ़ूंगा, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपकी दुआ कबूल कर ली और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पे इस्तिकामत भी अता कर देंगे। सुभान अल्लाह, बड़ी प्यारी आपने बात की है। बिल्कुल, हम लोगों ने वाकई अपने घरों में भी असूल बना लिया कि बस बच्चे ने कुरान ख़त्म कर लिया, उसकी आमीन करा दो, बस वो दोहराता रहे। ये नहीं कि आप उसकी तफसीर में जाएं और उसको समझ के फिर पढ़ें, जिसका कि हमें कहा भी गया है कि समझ के पढ़ो और फरागत में इसको पढ़ो, ताकि कि उजरत में ना पढ़ा जाए। मैं अलामा साहब आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि फ़ितरा जो कि ख़ास तौर पर हम लोग अदा करते हैं, उस पर ज़रा थोड़ी सी ज़रा रोशनी डालिएगा कि उसका क्या तरीक़ाकार है, किस तरह से हम दे सकते हैं और किस हिसाब से देना चाहिए। जी बिल्कुल, सदक़तुल फ़ितर असल में जब इंसान रोज़े रखता है, जितनी भी इबादत करता है उसमें कमी पेशी हो जाती है, और कमी पेशी होने के सबब वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में सदक़तुल फ़ितर देता है ईद की नमाज से कबल, ताकि एक गरीब की मदद हो सके और उसकी तमाम तर जितनी कोताहियाँ होती हैं वो माफ़ हो सके। एक हदीस में आता है कि इंसान के रोज़े अर्श के दरमियान रुक जाते हैं जब तक कि वो सदक़तुल फ़ितर अदा नहीं करता। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स है, मैं बताऊँगा। अमूमन लोग हमें फ़ोन करते हैं ईद पर, ये दो फ़ोन ज़रूर आते हैं। पहला कि अल्लामा साहब ये बताएं इस बार सदक़तुल फ़ितर कम से कम क्या चल रहा है, तो वो 340-300 के हिसाब से। और दूसरी एक अमूमन फ़ोन आता है हम बस ईद की नमाज के लिए जा रहे थे, लेट हो गए, दे नहीं पाए। देखें इन दोनों चीज़ों में हमेशा याद रखें, सदक़तुल फ़ितर ज़रूरी नहीं है कि आप बिल्कुल ईद की नमाज से पहले दें, आप अभी निकाल लें, रमज़ान में निकाल लें, क्योंकि नेकी का जो बेस्ट टाइम होता है ना, वो तब हो कि सामने वाले को उसकी ज़रूरत हो। चांद रात में लोग ईद के लिए कुछ सामान ले लेंगे। हमारे यहाँ ना माजरत के साथ मैं नाज़रीन को एक बात कहूँगा कि हम कैलकुलेशंस में अल्लाह के साथ लगे हुए हैं। ज़कात कब निकालेंगे, जब रमज़ान आएगी, क्योंकि अहमियत ज़्यादा बढ़ जाएगी। गरीब की छत टपक रही है, एक लड़की बैठी है, उसकी शादी नहीं हो रही, लेकिन आप इंतजार करेंगे कि कब कोई रमज़ान आएगा तो मैं देखिए वो कहते हैं उससे क्या हिसाब करना जो बेहिसाब। तो बेहतरीन नेकी तब है जब उसका मौका हो। तो सदक़तुल फ़ितर आप आज से निकाल लें, किसी गरीब को तलाश करें, उसको अभी दें, ताकि उसकी ईद अच्छी हो जाए। और देखिए इस्लाम का जो कॉन्सेप्ट ऑफ ईद है ना, ईद उल फ़ितर तब तक नहीं होती जब तक आप सदक़तुल फ़ितर नहीं देते। ईद उल अज़हा तब तक नहीं होती जब आप अपना गोश्त गरीबों में बांट नहीं देते। तो दूसरों के चेहरे पे मुस्कुराहट लाना ही हमारी ईद है। और एक इसमें एक बात कहूँगा, अगर आप ईद उल फ़ितर के बाद, नमाज पढ़ने के बाद ईद देते हैं, सदका देते हैं, तो वो आम सदका होगा, वो सदक़तुल फ़ितर नहीं होगा। और सदक़तुल फ़ितर खजूर, आटा, किशमिश, ये तमाम चीज़ों पर दिया जाए, बेहतर से बेहतर दिया जाए। देखिए कम से कम नहीं, क्योंकि आप मुझे ऐसा लगता है कि जाहिर है कि जिस ज़माने में ये हमें समझाया गया, बताया गया, उस ज़माने में थी बाटरी सिस्टम था ना, उसके लेकिन चीजें यही थी ना, खजूर और किशमिश और आटा, जाहिर है इस्तेमाल तब ज्यादा ये होता था। लेकिन अब चूंकि इतनी वैरायटी भी आ चुकी है और हम लोग इतने एडवांस हो चुके हैं, तो अब लाजमी तो नहीं है कि इन्हीं चीज़ों में या फिर यही देना जरूरी है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप अमूमन समझाते हैं जो आटे कम से कम जैसे 340 रेट, आप 500 दे दें, इससे बढ़कर दे दें, इससे कम ना दें, जितनी रुपीज़ में आप दे सकते हैं। और मैं इसमें हमेशा एक बात कहता हूँ, आप किसी इंसान को पैसे नहीं देते, आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ डायरेक्ट बिजनेस करते हैं, तो अच्छे से अच्छा दें। और आटा, खजूर और किशमिश ही जरूरी है? नहीं जरूरी, ये रेट बता दिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि आटे की निस्बत दो। अब आटे का रेट 340, इस रेट से आप कम नहीं दे सकते, इससे ज्यादा पैसे दे दें, कोई और चीज दे दें, किसी को किसी और चीज की जरूरत है वो दिलवा दें, बिल्कुल दिया जा सकता है। सही, बेहतरीन, ये तो बड़ी अच्छी बात है कि इसमें हमें। अच्छा, फिर दूसरी एक चीज और भी है, ज़कात में भी हम लोग कोशिश करते हैं कि फटाफट फर्स्ट रमजान आई नहीं तो अपने अकाउंट्स खाली कर लो, कि इससे पहले बैंक वाले काट लें।
तो इस हवाले से जो तालीमात हैं ज़रा उस पर भी ज़रा रोशनी डाल दीजिएगा, क्योंकि कुछ लोग बड़े कंफ्यूज होते हैं कि इतना सोना पड़ा हुआ है और इस्लाम में तो इस पर ज़ाहिर ज़कात है, तो क्या करें, हम किसी को दे दें, बेच दें, नहीं दे सकते, क्या करें, उस पर क्या आप बताएंगे? जी बिल्कुल, मैं आपको एक बात बताऊं, जब इस्लाम ना चंद इबादत का नाम नहीं है। हम ये समझें कि इस्लाम जो है वो नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात का नाम है। इस्लाम गिव्स यू अ कंप्लीट सिस्टम। जब आप ज़कात रोक लेंगे ना तो फिर ये माशरा सूद की तरफ बढ़ेगा। याद रखिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक निज़ाम दिया है। जब आप गरीबों को, जब आप एक माशरे के गरीबों को हेल्प आउट करेंगे ना, आप ये सोचेंगे, और ज़कात जो है वो अपने माल को पाक करना है। और जो शख्स ज़कात से बचेगा ना, आप याद रखिए कि हज़रत शेख सादी फरमाते हैं, दो लोगों को मैं ढूंढता रहा, मुझे पूरी ज़िंदगी नहीं मिले। एक ऐसा शख्स जिसने जुल्म किया और अल्लाह के पकड़ में ना आया, और दूसरा ऐसा शख्स जिसने अल्लाह के रास्ते में खर्च किया और वो सखीना और वो अमीर ना बनाओ। तो याद रखिए, जब आप अल्लाह के रास्ते में ज़कात देंगे ना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उससे ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा। और जो शख्स ज़कात नहीं देता, याद रखिए, हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला ने अपनी खिलाफत के अंदर उनसे बाकायदा जंग की है। तो ये अल्लाह का हुक्म है, आपके पिलर ऑफ इस्लाम में से है, ज़कात देनी चाहिए। ज़कात दे दी, आप सदका दें। अच्छा, दो चीज़ें मुझे बता दीजिएगा। एक तो ज़कात क्या वाजिब है कि हम दे सकते हैं अपने बहन भाइयों को भी अगर हम निकाल रहे हैं, अगर वो ज़रूरतमंद हैं? और दूसरा मुझे ये भी बताइएगा कि अगर कोई मकरूज़ है और जाहिर है कि उसके पास इतने पैसे नहीं है कि वो ज़कात के निकाल सके, लेकिन थोड़ा बहुत जेवर उसके पास पड़ा हुआ है, उसके लिए फिर क्या हुक्म है? जी, सबसे पहला आपका जो सवाल है कि ज़कात अपने बहन भाइयों इन सबको देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, इसमें एक सिंपल सा उसूल है, जो आपके ज़ेरे कफ़ालत हो ना, उनको आप ज़कात नहीं दे सकते। जैसे एक बाप अपने बेटे को, पोते को नहीं दे सकता, उसी तरह वो अपने बाप दादा को नहीं दे सकता, मर्द अपनी बीवी को नहीं दे सकता। लेकिन बहन भाइयों को ज़कात दी जा सकती है, क्योंकि बड़े भाई के ज़िम्मन में छोटा भाई किफ़ालत में नहीं आता, तो भाई दूसरे भाई को दे सकता है, बहन को दे सकता है। और याद रखिए, अपने अजीज़ व अकारिब को ही देना चाहिए सबसे पहले। हमारे यहाँ क्या होता है कि अपने मोहल्ले में गरीबी है, हम दस्तरखान जाकर बड़े उधर लगा लेते हैं। याद रखिए कि सबसे पहले अपने अजीज़ व अकारिब में ज़कात देनी चाहिए। और एक और चीज़, जब आप अपने भाई को बोलेंगे ना ये ज़कात के पैसे, शायद उसको बुरा लगे, एक तो ज़रूरी नहीं है कि आप ज़कात के पैसे देकर उसको ज़कात के पैसे बताएं। बोलेंगे मेरी तरफ से ईद रखो, ईद है, आप कोई चीज़ दिलवा सकते हैं। आपको पता है कि यार उसके एडमिशन के पैसे रुके, कोई और मामला है, आप उसके ज़िम्मन में उसको दे दें मेरी तरफ से। दूसरा जो आपका सवाल है गालिबन ये था कि मकरूज़ है, और जी मकरूज़ है। जी, मकरूज़ के लिए सबसे पहले ये चाहिए कि वो अपना कर्ज अदा करे। अगर उसके पास जेवर भी पड़ा हुआ है तो उस जेवर को रखने की जरूरत नहीं, उससे पहले कर्ज अदा करेगा। लेकिन ऐसा मकरूज़ है कि उसके ऊपर सारा साल कर्जा चढ़ा हुआ है, उसको कर्जा देना भी नहीं है। एक ऐसा भी होता है ना कि इंसान को कर्जा देने जो आजकल यहाँ पे आमतौर पे सिस्टम है कि जी बैंक इंस्टॉलमेंट चल रही होती है, सामान भी घर में पड़ा रहता है, फिर तो वो उस में नहीं आएगा। एक ऐसा शख्स है जिसके पास मकरूज़ है, वो पैसे जमा कर रहा है कि ये मैंने एक साल पैसे जमा कर लिए क्योंकि मुझे अगले साल कर्ज देना, तो उसके लिए फिर भी हुज्जत निकल आएगी। अच्छा, हुज्जत निकल आएगी। अच्छा, दूसरा मैंने ये भी देखा है इसमें अलामा साहब के ज़कात देने के हवाले से भी लोग ये कोशिश करते हैं कि बजाय इसके कि आप किसी को पैसे दें, तो लोग ये कहते हैं कि पैसों का तो ठीक है, राशन क्या डलवाना है, मैं तो उसको कैश दे दूं, या फिर अगर किसी को कैश नहीं दे रहा तो मैं किसी का कोई ऐसा काम करवा दूं कि जो उसके लिए ज़रूरतमंद है। किसी को कोई ठेला लगवा दिया, किसी को कुछ ऐसा कारोबार शुरू करवा दिया कि जिससे कि उसका एटलीस्ट रोज़गार चलता रहे। तो ज़्यादा बेहतर इसमें क्या है, किसी को कैश ही देना, या फिर आप ये भी कर सकते हैं? देखिए, ज़कात का मकसद है दूसरे को हेल्प करना फी सबिलिल्लाह, सही है। अब वो किसी तरह भी हो सकता है। आप देखा जाए, सामने वाले की सिचुएशन को देखी जाए कि अगर उसको कैश की ज़रूरत है, बाज़ औक़ात हम किसी के घर पे राशन डाल लेते हैं, लेकिन इंसान को किसी और चीज़ की ज़रूरत, बच्चे की फ़ीस देनी होती है, हॉस्पिटल के एक्सपेंसेस होते हैं, हर किसी का अपना एक तबीब ऐलान है वो और ये भी मैं आपको एक बात बताऊँ, बाज़ लोगों को खाना खिलाकर खुशी होती है। मैं अगर आपको अपना तबीब ऐलान बताऊं, जब मुझे ज़कात निकालनी हो जाए तो मैं इस तरह के हॉस्पिटल्स में जाता हूं जो बाहर मरीज बैठे होते हैं, जिनको पास मेडिसिन के पैसे नहीं होते, तो मैं उनको मेडिसिन दिलवाता हूं। मुझे बड़ी खुशी होती है अगर कोई, क्योंकि मुझे मालूम है जब कोई शख्स बीमार हो तो उसकी थोड़ी सी उसको राहत मिल जाए तो कितना सुकून। तो आप देखें, और बाज़ औक़ात किसी को खाना खिलाते हुए, लेकिन किसी तरह भी दूसरे गरीब की हेल्प कर देनी चाहिए। लेकिन जब आप एक आजकल एक सोर्स ऑफ इनकम मनी है ना, जब आप किसी को पैसा दे दें तो वो अपनी ज़रूरत के मुताबिक किसी जगह भी इस्तेमाल कर सकता है जहाँ उसको खुशी हो, लेकिन देखा जाए कि वो फिर सही रास्ते पर उसको इस्तेमाल किया जाए। सही, बहुत शुक्रिया आपका मुफ्ती अल्लामा साद अलीमी साहब हमारे साथ मौजूद रहे, बड़े अच्छे से उन्होंने हमारी रहनुमाई की है ज़कात को लेके, फ़ित्रे को लेके और नफली इबादात के हवाले से। यहाँ प्रोग्राम में एक वक्फा शामिल करते हैं, उसके बाद फिर से आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। मुफ्ती साहब, बहुत शुक्रिया आपका। जज़ाक। नाज़रीन, वेलकम टू बोल के जायके। शेफ माइदा मेरे साथ मौजूद हैं और आज भी आपके साथ
बड़ी डिफरेंट किस्म की रेसिपीज़ हम शेयर करने वाले हैं जो कि आज अफ्तार में आपने ट्राई करनी है। तो शेफ़ माहिदा कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप मुझे बताइएगा आज आप क्या बनाने जा रही हैं? आज सहरिश हम नॉर की दोनों रेसिपीज़ बनाने जा रहे हैं, जिसमें एक है नॉर चाउमीन डिलाइट, ठीक है, जो कि नॉर के इंस्टेंट नूडल्स से बनेगी, और इसके साथ साथ हम बनाने जा रहे हैं नॉर पोटैटो चीज़ बॉल्स। तो जी शुरू किससे कर रही हैं आप? हम शुरू कर रहे हैं नॉर पोटैटो चीज़ बॉल से। चलें जी, इसके इंग्रेडिएंट्स पहले बता देते हैं। हाँ जी, इसके इंग्रेडिएंट्स में बहुत ही सिंपल है, ठीक है। इसमें हम पोटैटो बॉइल्ड लेंगे जिसको हमने मैश करके रख दिया ऑलरेडी। उसके साथ हम नॉर के इंस्टेंट नूडल्स लेंगे जो भी ऑलरेडी बॉइल्ड हैं। उसके साथ साथ हम मोज़रेला चीज़ लेंगे, ग्रीन चिली चॉप लेंगे, कोरिएंडर चॉप लेंगे, और क्रम्बिंग के लिए हम इसमें अंडा लेंगे और ब्रेड क्रम्स लेंगे, और सीजनिंग में जस्ट हम सॉल्ट, पेपर और नॉर का जो अपना मसाला पैकेट होता है वो हम यूज़ करेंगे। चलें जी, अब इसको शुरू करते हैं। हम इसको शुरू करते हैं। हमने जो यहाँ पे पोटैटोज़ पहले से बॉयल एंड मैश करके रखे हैं, हम इसमें से हाफ ले लेंगे, ठीक है जी। तकरीबन ये 4 पोटैटोज़ हैं। 4 पोटैटोज़ हैं जो हम इसमें यूज़ कर रहे हैं, ठीक है जी। इसके साथ साथ हम इसके अंदर डालेंगे हमारी नॉर की नूडल्स जो हमने पहले से बॉईल करके रखी हैं, हम इसमें हाफ डालेंगे। चलें जी, ये हाफ डल गई, और अभी आप चार्ट भी स्क्रीन पर देख सकते हैं जिसमें नॉर पोटैटो चीज़ बॉल्स का जो सारा मसाला है, माल है, वो नज़र आ रहा है। बॉइल्ड और मैश पोटैटोज़ हैं 4, नॉर के नूडल्स हैं, मसाला पैकेट 2, नॉर का नूडल पैकेट जो कि नॉर्मल एक चिकन नूडल्स होते हैं वो 1 पैकेट है, सॉल्ट एज़ पर टेस्ट है, चॉप्ड कोरिएंडर है, चॉप्ड ग्रीन चिलीज़ है, और मोज़रेला चीज़ है, और एग्स है, और इसके अलावा ब्रेड क्रम है जिसमें कि आप इसकी कोटिंग करके इसको फ्राई करेंगे। हाँ जी, साथ साथ हम इसका ऑयल पे डीप फ्राइंग के लिए, गर्म होने के लिए रख देते हैं, ठीक है। ठीक है, मैं ग्लव्स यूज़ कर लूँ इसके, हमने चलिए जी आप ग्लव्स यूज़ करें। मैं नाज़रीन को बताऊंगी कि हमारे किचन में मौजूद है लेमन मिक्स का लिक्विड सोप जो कि मेरे सामने है, और उसके अलावा ये है जनाब स्कॉच ब्राइट। आपने जस्ट 1 to 2 ड्रॉप्स इसके ऊपर डालने हैं। 3x मोर टाइम्स ये ग्रीस को कट करेगा, झाग बनता जाएगा, आपके बर्तन धुलते जाएंगे। सो मेहमानों के आने की कोई टेंशन नहीं, भले आप लेमन मिक्स बाहर रखें, ज़रा सा बाहर आपके स्कॉच ब्राइट पर लगेगा, बर्तन धुलते जाएंगे। और अगर लिक्विड है तो जस्ट 2 ड्रॉप्स और 3x मोर टाइम्स ये आपकी ग्रीस को कट करेगा, बर्तन धुलेंगे चमकदार और खुशबू अलग से आएगी। सो बर्तनों की कोई टेंशन नहीं है, धुल जाते हैं। चले जी, अब हम इसके अंदर नॉर के इंस्टेंट नूडल्स का जो मसाला था, चिकन जो हमने लिया था इसका फ्लेवर, वो हम ऐड कर रहे हैं 2 पैकेट्स, क्योंकि हमने नूडल्स को भी 2 पैकेट्स बॉईल किया था, तो जो उसके अंदर का ही मसाला था वो हम इसके अंदर ऐड कर रहे हैं, जो बहुत ही मज़े का इसका फ्लेवर देगा, ठीक है जी। हम एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं डालेंगे। किसी और नूडल्स में मैंने कभी नहीं टेस्ट किया जो कि नॉर के नूडल्स का है, और इस मसाले के बगैर मज़ा ही नहीं आता। अब हम इसमें ग्रीन चिली चॉप ऐड करेंगे, ठीक है, कोरिएंडर चॉप डालेंगे, ठीक है, और अब हम इसके अंदर सॉल्ट और ब्लैक पेपर डालेंगे। सॉल्ट हम बहुत ही कम डालेंगे क्योंकि ऑलरेडी जो मसाला है नॉर का उसमें सॉल्ट मौजूद होता है, तो हम बहुत डालें। और आपने ये नाज़रीन को बता दिया कि जस्ट 30 रुपए में असली चिकन का मज़ा अगर आपको चाहिए तो आप नॉर के नूडल्स ले आएँ, जिनसे कि आप पकौड़े बना सकते हैं, चीज़ बॉल बना सकते हैं, बहुत कुछ बन जाता है। ये अभी आज हम नॉर के पोटैटो चीज़ बॉल्स बना रहे हैं। इसके अलावा जो नॉर के चाउमीन डिलाइट है उसमें भी यही नूडल्स चलते हैं, यही नूडल्स जाएंगे, मसाला भी यही जाएगा, एक्स्ट्रा कोई चीज़ नहीं जाएगी। और हम जब तक आप इसको मिक्स कर रही हैं, मैं नाज़रीन को बता देती हूँ कि हमारे किचन में जनाब इसके अलावा मौजूद है लिप्टन के जार ऑफ जॉय, क्योंकि आपको पता है कि हमारे घर की किचन की कैबिनेट के अंदर एक डब्बा होता है जो हमारी अम्मियों के दिल के काफ़ी करीब होता है, और वो हमेशा कहती हैं कि जहाँ से उठाओ वहीं रखना है, और उसमें होती है पत्ती, चाय की पत्ती। और इस रमज़ान लिप्टन हमारी अम्मियों के लिए ख़ास तोहफ़ा लेके आया, वो है लिप्टन का ये जार ऑफ जॉय, जो कि आप भी ख़रीद कर लेके आएंगे, अपने किचन की रौनक को बढ़ाएंगे। और जहाँ तक बात है लिप्टन चाय की, तो जब लिप्टन की चाय बनती है वही गोल्डन कलर आता है बार बार, वही खुशबू, वही जायका, लाजवाब चाय कि जो कि पी के ना मज़ा आ जाता है। तभी हम कहते हैं बार बार कि जी चाय चाहिए, कौन सी जनाब, तो वही की होती है, लिप्टन ही तो है जनाब। तो ये जार ऑफ जॉय लाजमी लेके आइए, ये रमज़ान का स्पेशल एडिशन है, लिमिटेड एडिशन है, तो लिहाजा इस तोहफे का भरपूर फ़ायदा उठाएं और अपने किचन की रौनक को बढ़ाएं। जी, हमने यहाँ पे सब चीज़ों को मिक्स कर दिया अच्छे से। अब हम इसको यहाँ पर इस तरीके से, हमारे हाथ ऑलरेडी लाइव बॉय से धुले हुए हैं, वॉश्ड हैं, हम इसके अंदर मोज़रेला चीज़ को फिल करेंगे, ठीक है, इसके सेंटर में, और जी हम इसकी बॉल बना देंगे। चलिए ज़बरदस्त। लाइफ बॉय की जहाँ तक बात है जनाब, लिक्विड सोप
लाजमी अपने किचन में रखिए और 100 टाइम्स आपको जर्म से प्रोटेक्शन देता है विद इन 10 सेकेंड्स। और इस रमज़ान लाइफ बॉय का ये लिक्विड सोप लाजमी अपने किचन में ला के रखिए और अपनी रमज़ान की खुशियों को महफूज बनाएं और उसके बाद ईद की खुशियों को भी महफूज बनाएं। तो लिहाजा ये आप अपने किचन में ज़रूर ला के रखें। विद इन 10 सेकेंड्स 100% आपको जर्म से प्रोटेक्शन देगा। जी हम ये 3 to 4 बॉल्स जो हैं ये रेडी कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद हम इसको क्रम्बिंग करेंगे, फ्राई करेंगे। जब तक ये फ्राई हो रहा होगा फिर हम इसकी अपनी दूसरी रेसिपी की तरफ नॉर की हम आ जाएंगे। ये जी बहुत ही मज़े का, माइल्ड भी होगा, स्पाइसी भी होगा, बहुत ओवर स्पाइसी तो इसके अंदर नहीं है क्योंकि इसके अंदर नॉर का मसाला है जिसके अंदर सारे स्पाइसेस मौजूद थे और बच्चे इसको बहुत पसंद करते हैं, बहुत पसंद, बच्चे और बड़े दोनों। बिल्कुल। और अच्छा आप इसको क्रम्बिंग करके आप इसको वो भी फ्रीज भी कर सकते हैं और इस पॉइंट पे जब हम क्रम करेंगे तो आप इसको एयर फ्राई भी कर सकते हैं। डीप फ्राई अगर आप नहीं खाते तो आप इसको एयर फ्राई भी कर सकते हैं। बिल्कुल। और ये नॉर के जो नूडल्स हैं इसके साथ जनाब आपके किसी भी तरह के स्नैक्स हों, फ्राइज़ हों, बर्गर्स हों और या फिर आपके सैंडविचेस हों, तो ऐसे में जो नोर की चिली गार्लिक सॉस है या नोर का केचप है ये जनाब उसका बेहतरीन पार्टनर होता है। इसके बगैर मज़ा नहीं आता, तो उन सॉसेस का इस्तेमाल लाजमी करना है। और अगर आपको म्यो चाहिए तो सबसे बेस्ट म्यो है जो कि रेस्टोरेंट लेवल का आपको टेस्ट देगी, वो है हेलमन की ये म्यो जो कि जायके में लाजवाब है, थिकनेस इसकी बेहतरीन है और अगर आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो किसी दूसरी म्यो की तरफ कभी नहीं जाएंगे। तो ये भी जनाब बेस्ट पार्टनर है किसी भी तरह की स्नैक्स के लिए या फिर अफ्तार के जो भी आपके फेवरेट्स हैं उसके साथ ये म्यो आप लाजमी इस्तेमाल करें। अच्छा हमने ब्रेड क्रम्स को इसको हमने मज़ीद चॉप कर लिया था, हमें बिल्कुल इसका जो है पाउडर चाहिए था, ठीक है। हमने इसको यहाँ पर अच्छे से क्रम करेंगे, ठीक है। और क्रम करने के बाद हम इसको अपने ऑयल के अंदर, ऑयल हमारा गरम है, तो अपने ऑयल के अंदर यहाँ पर इसको डाल देंगे। ज़बरदस्त। हर चीज़ इसमें कुकड है, कुछ भी इसमें ऐसा नहीं है जो अनकुकड हो, तो ये मुश्किल से 2 से 3 मिनट लेगा और ये हमारा रेडी हो जाएगा, ठीक है जी। ये हमारी तीनों बॉल्स रेडी हो गई, बस ये फ्राई होगा, कलर आएगा और ये हमारा रेडी हो जाएगा, ठीक है जी। जब तक हमारा ये हो रहा है हम अपनी नॉर की दूसरी रेसिपी की तरफ आ जाते हैं जो कि है चाउमीन डिलाइट, ठीक है। उसमें हमने कुछ भी नहीं करना है, बहुत ही सिंपल है। नॉर के नूडल्स हैं, नॉर का मसाला जाएगा, हमने उसके अंदर एक्स्ट्रा वेजीज बस यूज़ करनी है। इसमें हम हमारा ऑयल लेंगे, ऑयल के साथ हम लेंगे गार्लिक चॉप, उसके साथ साथ हम लेंगे हमारी वेजीज जिसमें हमारे पास कैरेट है जो जूलियन है, हमारे पास कैबेज है जूलियन है, हमारे पास कैप्सिकम जूलियन है और हमने स्प्रिंग अनियंस ली हैं। और सॉसेज में हम इसके साथ सिर्फ 2 सॉसेज यूज़ करेंगे जो कि सोया सॉस है और जी हमारे पास ऑयस्टर सॉस है, ये देखिए। जबरदस्त, ये ऑलमोस्ट डन है। आई थिंक पहले आप इसको निकाल लें फिर आप डन है। चलें, जब तक आप इसको सर्व कर रही हैं तब तक मैं नाज़रीन को बता देती हूँ कि हमारे किचन में जनाब पामोलिव भी मौजूद है जो कि बेहतरीन सोप है। अभी आप देख सकते हैं मेरे पास ये पामोलिव है, इसमें विटामिन ई और कैमोमाइल एक्सट्रैक्ट शामिल है जो कि आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करता है, उसको ग्लो देता है, उसकी डलनेस को ख़त्म करता है। बेहतरीन ये सोप है जो कि जेंटली उसको क्लीन करता है और आपकी स्किन को हेल्दी ग्लो देता है, जिसके अंदर रिच और लॉन्ग लास्टिंग फ्रेगरेंस शामिल है जो कि हर दिन के लिए ज़रूरी है। किचन में आपको पता है हाथों से बाजू का गार्लिक की स्मेल आती है, अनियन की आ जाती है, तो ये अपने किचन में लाजमी रखिए ताकि हाथ धोते जाएँ, काम करते जाएँ और ज़ाहिर है बड़ा खूबसूरत सा एहसास होता है अगर आपके हाथों से खुशबू आ रही हो किचन में काम करते हुए। चलें जी माहिदा, आपने बॉल्स तो निकाल ली? जी बॉल्स निकाल ली हैं, हम इसको हाथ के हाथ सर्व भी कर देते हैं, ठीक है। और जो हम इसको सर्व करेंगे वो हमारा जो चिली गार्लिक सॉस है नॉर का और केचप है, हम उसके साथ इसको सर्व करेंगे। चलें ये हमारी बॉल्स रेडी हैं, ठीक है जी। अब हम इसको साइड पे कर देते हैं और हम अपनी दूसरी रेसिपी को रेडी करते हैं, ठीक है। हम इसके अंदर लेंगे चॉप्ड गार्लिक 1 टेबलस्पून जितना, सही, ठीक है। चलें, जब तक आप इसको सौते कर रही हैं मैं चाहूँगी चार्ट अगर नज़र आ जाए तो हम नाज़रीन को बता दें कि इसमें क्या क्या शामिल है। नोर के नूडल्स 2 पैकेट चाहिए और मसाला नूडल्स के 2 पैकेट चाहिए, ऑयल 3 टेबलस्पून चाहिए, गार्लिक चॉप 2 टेबलस्पून, कैप्सिकम जूलियन कटी हुई, कैबेज जूलियन कटी हुई, कैरेट जूलियन कटिंग में,
ये तकरीबन हाफ कप आप डाल सकते हैं। ऑयस्टर सॉस 2 टेबलस्पून, सोया सॉस 3 टेबलस्पून, सॉल्ट हस्बे ज़रूरत, स्प्रिंग अनियंस डालेंगे, ब्लैक पेपर एज़ पर टेस्ट, और झटपट से आपके नोर के चाउमीन डिलाइट रेडी हो गए। हाँ जी, हमने यहाँ पे गार्लिक को सौते होने के लिए रखा था। अब हम इसके अंदर हमारी कैप्सिकम डाल देंगे जो हमने जूलियन कट की हुई है, कैरेट डाल देंगे थोड़ी सी, ठीक है, जूलियन कट हुआ हुआ है, और इसके साथ साथ हम कैबेज डालेंगे बहुत थोड़ा सा, ठीक है। वेजीज आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं जितनी आपको पसंद है। हम इसको सौते करेंगे और इसके साथ साथ हम इसके अंदर सॉसेज हमारे डालेंगे जिसमें है हमारे पास सोया सॉस, ठीक है, 2 टेबलस्पून जितना, और इसके साथ साथ हम डालेंगे हमारा ऑयस्टर सॉस, ठीक है जी, ये हम डालेंगे इसमें। और जी इसके साथ साथ हम जो इसको मसाले डालेंगे उसमें सिर्फ हमारे पास जो मसाला है, हमने यहाँ पर चटपटा फ्लेवर लिया है नूडल्स का, जिसको हमने बॉईल किया है, ठीक है। तो हम नॉर का चटपटा जो हमने नूडल्स को बॉईल किया है उसके हम 2 पैकेट्स मसाले के इसके अंदर ऐड करेंगे जो इसको बहुत ही बेहतरीन फ्लेवर्स देगा। हम एक्स्ट्रा कोई चीज़ इसमें ऐड नहीं करेंगे, इवन तो सॉल्ट भी हम इसमें नहीं डालेंगे क्योंकि हमने जो सॉसेस डाले हैं उसमें भी सॉल्ट मौजूद है, और हमने जो इसका मसाला नॉर का यूज़ कर रहे हैं उसमें भी सॉल्ट मौजूद है, तो हम कोई भी इसमें सॉल्ट का ऐड नहीं करेंगे और एक्स्ट्रा कोई चीज़। आगे से इसकी जो कैबेज लटक है इसको भी अंदर कर लें। चलें जी, ठीक है, चलिए यहाँ पर हमने इसको मिक्स किया। ज़बरदस्त मायदा, क्या खुशबू आ रही है वेजीज की ना। हमने इसको एक्स्ट्रा कुक नहीं करना है, ठीक है। और जो हमारे नूडल्स पहले से बॉइल्ड है उसको हमने इसके अंदर मिक्स कर दिया, ठीक है जी, बेहतरीन। ये हमारा नॉर का चाउमीन डिलाइट रेडी है। हम इसको एक अच्छा सा मिक्स करेंगे सॉसेस के साथ। आप सॉस के साथ इसको सर्व कर सकती हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा, इस पॉइंट पे आके आप इसके अंदर नॉर का केचप भी डाल सकते हैं, ठीक है, ये आपकी अपनी चॉइस है। हम इसको थोड़ा सा टोंग के साथ मिक्स करते हैं ताकि ये अच्छा सा एक मिक्स हो जाए, और फिर हम इसको सर्व कर देंगे। ज़बरदस्त, बेहतरीन। तो जनाब आज हमारी दोनों रेसिपीज़ ऑलमोस्ट डन है। नोर का चाउमीन डिलाइट है और दूसरी नोर के पोटैटो चीज़ बॉल्स हैं जो कि डन हो चुके हैं। ये हमारी डन है, ठीक है। हम इसको अब सर्व कर देते हैं अपना, ठीक है जी, इसको हम साइड पे कर देते हैं। ज़बरदस्त। चलें जी, वो नाजरीन जिन्होंने हमें अभी ज्वाइन किया उनको दुनिया बोल है रमज़ान स्पेशल बोल के जायके सेगमेंट दोबारा देखना होगा। यूट्यूब पर जाइए, ये सेगमेंट देखिए, अपना फीडबैक दीजिए, रेसिपी को नोट कीजिए और अपने इफ्तार में लाजमी ट्राई कीजिए, और फिर हमें बताइए कि आपका ये दोनों रेसिपीज़ को ट्राई करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा। जी ये हमारा हो गया है। अगर सरिश आप प्लीज़ मुझे टोमेटो केचप नॉर का या चिली गार्लिक पास कर दें। चलें जी, ये रहा जी नॉर का दोनों रेसिपीज़, बिल्कुल। और जब तक आप इसको सर्व करिए तब एक दफ़ा फिर से हम बता देते हैं, इस वक्त हमारे सामने जो इस वक्त चार्ट नज़र आ रहा है वो नॉर के जनाब चाउमीन डिलाइट है, जिनमें नॉर के नूडल्स 2 पैकेट डाले हैं, नॉर नूडल मसाला 2 पैकेट डाले हैं, ऑयल 3 टेबलस्पून, गार्लिक चॉप 2 टेबलस्पून, कैप्सिकम, कैबेज और कैरेट जूलियन कटी हुई हाफ कप चाहिए, ऑयस्टर सॉस 2 टेबलस्पून, सोया सॉस 3 टेबलस्पून, नमक हस्बे ज़रूरत, स्प्रिंग अनियंस डालेंगे, ब्लैक पेपर हस्बे ज़रूरत। और जहाँ तक जनाब दूसरी रेसिपी है हमारी पोटैटो चीज़ बॉल्स की, उसमें बॉइल्ड और मैश पोटैटो 4 लेंगे, नॉर के नूडल्स मसाला के 2 पैकेट्स, चिकन नूडल्स का 1 पैकेट, नमक हस्बे ज़रूरत, चॉप्ड कोरिएंडर डलेगा, चॉप्ड ग्रीन चिलीज़ डलेंगी, चीज़ डलेगी, मोज़रेला चीज़ ले लें आप जो कि फिलिंग के लिए डालेंगे आप इन बॉल्स में। और उसके बाद जो एग्ज़ है वो तकरीबन आप 2 ले लीजिए, जिनको आप अच्छी तरह फेंट लेंगे, उनमें आप जनाब इन बॉल्स को डिप करेंगे, उसके बाद ब्रेड क्रम्ब के साथ उसकी कोटिंग करेंगे और उसको फ्राई कर देंगे। और अभी हमारी दोनों रेसिपीज़ रेडी हो चुकी हैं। शेफ़ मायदा ने इस वक्त उनको सर्व उनको कर दिया है। कैमरामैन मैं चाहूँगी आप एक नज़र दिखा दें ताकि हमारे नाज़रीन ये देख लें। जी चलें जी, दोनों रेसिपीज़ रेडी हैं, आपके सामने हैं, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा। बोल के जायके से शेफ़ मायदा मुझे इजाज़त दीजिए, वापस आपसे मुलाकात होती है स्टूडियोज़ में। वेलकम बैक नाज़रीन। माह रमज़ान में अफ्तारियों का सिलसिला भी जारी है, लेकिन आज की अफ्तारी जेल में कैदियों के एजाज़ में करवाई जा रही है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे जाफ़र बिन यार
जेल में कैदियों के साथ अफ्तारी के लिए मौजूद है, उनसे पूछते हैं कि क्या एहतमाम किया गया है। जाफर, बताइएगा। जी बिल्कुल, महकमा जेल खाना जात की जानब से जो है जेलों में इफ्तारियों का सिलसिला जारी है और आज इसी सिलसिले में लाहौर की कैंप जेल में इफ्तारी का इंतज़ाम किया गया है। कैदियों की एक बहुत बड़ी तादाद यहाँ पे शरीक है। इसके अलावा महकमा जेल खाना जात के आला अफसरान इस इफ्तारी पर मौजूद है और हम उनसे पूछेंगे इस इफ्तारी के हवाले से। मेरे साथ मौजूद है DIG हेड क्वार्टर मियां सालक जलाल साहब। सालक साहब, ये बताइएगा कि जेलों में इफ्तारियाँ हो रही है, क्या कहते हैं, इंतजाम कैसे और कैदी खुश है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप देख ही रहे हैं माशाल्लाह, जब से यकम रमज़ान से ये सिलसिला शुरू हुआ और सबसे पहले आपको पता है कि हमारी चीफ मिनिस्टर मैडम मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने अफ्तारियों का सिलसिला जेलों से किया और उस दिन से लेके आज तक हर रोज़ हर जेल में बेहतरीन अफ्तारी का इंतज़ाम किया जा रहा है, सरकारी लेवल पर भी और मुखय्यर हज़रात भी। आज भी ये देखें, दूध, खजूरें, समोसे और इसके अलावा शरबत, हर चीज़ की जो जिस तरह इससे अच्छी अफ्तारी मेरा ख्याल है बाहर गरीब आदमी नहीं कर सकता जितनी अच्छी अफ्तारी यहाँ पे असीरान के लिए बंदोबस्त किया गया। DIG हेड क्वार्टर मियां सालक जलाल, उनका यही कहना था कि हुकूमत पंजाब के और नवाज वज़ीर आला उनके खुसूसी हदायत पर इफ्तारी करवाई जा रही है। अब लाहौर की कैंप जेल में इफ्तारी का वक्त होने वाला। मेरे साथ जो कैंप जेल के सुप्रिटेंडेंट जहीर विरेक है, DIG नवीर राव सर और कोटलखपा जेल के सुप्रिटेंडेंट एजाज अस्कर मौजूद है। इफ्तारी में थोड़ा वक्त रहेगा। बहुत अच्छा कि यहाँ पर कैदियों के साथ इफ्तारी का एहतमाम किया गया है और रौनक गहमा गहमी में दिखाई दे रही है और बहुत अच्छा लग रहा है। जाफर बिन यार, बहुत शुक्रिया आपका। तो नाज़रीन, ईद उल फितर की आमद से कबल हम ये भी देख रहे हैं कि इस्लामाबाद की आपारा मार्केट में लोगों का रश अब बढ़ने लगा है। खरीदारों का कहना है कि महंगाई बहुत है लेकिन छोटी ईद पर छोटे बच्चों की ख्वाहिश के आगे बेबस है। तो इस वक्त बोल न्यूज़ के नुमाइंदे हैं मोहम्मद आली शाह जो कि वहाँ पर मौजूद हैं, उनसे जानेंगे क्या रौनक है, क्या वहाँ पर रुझान है, शॉपिंग लोग करने के लिए पहुँच रहे हैं। बताइएगा आली शाह। ईद उल फितर की आमद है। अब से कुछ दिनों बाद ईद उल फितर होगी। मुसलमान हमेशा की तरह रवायती जोश व जज्बे से ईद उल फितर मनाएंगे। उससे कबल ईद उल फितर की तैयारियां अरूज पर है। इस्लामाबाद की आपारा मार्केट में मौजूद है। मंचले हमारे साथ मौजूद हैं, बड़े खुश लिबास शख्सियत हमारे साथ हैं। इनसे जानेंगे क्या ख़रीदारी करेंगे, क्या क्या ख़रीदे, कुछ रेट शेट जाने, क्या सूरत हाल है ओवरऑल मार्केट। अभी तो आए हैं, अब इधर ही बाज़ार में अभी देखते हैं कि क्या रेट है। वैसे तो आजकल जो है थोड़ी महंगाई का दौर है तो अभी रेट्स का तो अंदाज़ा नहीं। अभी आए हैं, इंटर हुए हैं तो पता लगेगा कि क्या हिसाब किताब है। अच्छा जी क्या इरादा क्या है, क्या लेना है? बस शलवार कमीज़ वगैरह लेनी है, कुर्ता मिल जाए जो अच्छा जो सूटेबल करे। तो शादी होगी आपकी? नहीं अभी नहीं हुई। तो किस घर वालों के लिए भी खरीदारी? नहीं शादी होने वाली है, उसी के लिए खरीदारी है। अच्छा, तो उनके लिए क्या खरीदारी करेंगे? नहीं अब दो हैं, पहले पूछते हैं किस किस के लिए करें। अच्छा, तो ये बताएं, आप भी यहाँ पर मौजूद हैं, आप किसके लिए खरीदेंगे? मैं तो बच्चों के लिए लेने आया हूँ, लेकिन महंगाई इतनी ज़्यादा है कि किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाया जा रहा। जो सैलरी फर्स्ट को मिली थी वो 3 दिन में जा चुकी है। अब ईद क्या करनी है, और वैसे भी गज़ा में जो हो रहा है, मेरा नहीं ख्याल कि हमें ईद मनानी चाहिए। हमें एक इंतहाई शौक़ से इस बार ईद मनानी चाहिए और ये मैसेज देना चाहिए कि हम एक बीइंग अ मुस्लिम नेशन एक मुसलमान भाइयों के साथ नहीं खड़े हुए, तो हमें तो खड़ा होना चाहिए उन भाइयों के साथ। बस बच्चों के लिए लेने के लिए आए हैं, अभी खुद अपना डिसाइड नहीं है कि लेंगे भी या नहीं लेंगे, बच्चों के लिए लेने आए हैं। देख सकते हैं आप, इनके तासुरात हमने आपके सामने रखे हैं। इनका ये कहना है कि इस वक्त जो गज़ा में सूरत हाल है, इसराइली जुल्म व बर्बरियत जिस तरह जारी और सारी है, इनका ये कहना है कि हमारी ये अपील होगी कि इस दफ़ा सादगी से मनाएं, लेकिन हम अपने बच्चों के लिए यहाँ पर कपड़े लेने आए हैं, उनके लिए ज़रूर ख़रीदारी करें। बहुत शुक्रिया, हमें आप पर मार्केट की रौनक दिखाई, यहाँ की सूरत हाल बताई। अब हम चलेंगे फैसलाबाद, जहाँ पर ख़वातीन ने शॉपिंग के लिए रात दिन एक कर दिया। भाई जूते, कपड़े, ज्वेलरी ख़रीद लिए, तो मैचिंग हैंडबैग्स ख़रीदना बाकी है। ख़वातीन मैचिंग हैंडबैग्स ख़रीदने में मसरूफ़ हैं और इस वक्त ब्यूरो हेड गुलाम दस्तगीर इसी जगह पर मौजूद है। उनसे जानते हैं कि ख़वातीन क्या पसंद कर रही हैं, कितना रश है, क्या रुझान है। जी गुलाम दस्तगीर। जी बिल्कुल, ईद शॉपिंग जो है वो अब आखिरी मरहले में दाखिल हो गई है। जिन लोगों ने कपड़े, जूते और ज्वेलरी वगैरह ख़रीद ली है, अब उनकी बारी आ गई है शॉपिंग बैग ख़रीदने की। और हमने देखा है कि जो हैंड बैग हैं, इसके अलावा दीगर जो लेडीज़ बैग हैं, उनकी ख़रीदारी के लिए यहाँ पर धरी हैं। बिलखुसूस ख़वातीन वो आई हुई हैं अपने बच्चों के लिए, अपने लिए वो मैचिंग बैग जो हैं वो ख़रीद रही हैं। ये हम दिखा भी सकते हैं कि मुख्तलिफ रंगों के छोटे और बड़े जो बैग्स हैं, बड़े खूबसूरत
अंदाज से यहाँ पे सजा दिए गए हैं, जिनकी ख़रीदारी के लिए गाहक आ रहे हैं, अपने पसंद के जो बैग हैं वो ख़रीद के लेके जा रहे हैं। ख़वातीन भी आई हुई हैं, उनकी जानब से भी बैग जो हैं पसंद किए जा रहे हैं। ईद की शॉपिंग को हतमी शक्ल दी जा रही है। मैं बात भी करूँगा, ये बताइएगा आप ही के कौन से बैग आप ख़रीद रहे हैं बच्चों के लिए, अपने लिए? बच्चों के लिए। कौन कौन से पसंद आए आप? 2-3 पसंद आए हैं, 2 बेटियाँ हैं ना, तो वैसे भी सेल करने के लिए भी ले रहे हैं। ईद की शॉपिंग चल रही है या मुकम्मल हो गई है? नहीं, अभी तो चल रही है। क्या क्या बच्चों के लिए अपने लिए ले लिया और क्या रह गया? कुछ भी नहीं लिया, अभी सिर्फ बैग्स लिए हैं और कपड़े वगैरह लिए हैं बच्चों के, अभी जूते वगैरह लेने के लिए रह गए, अभी कुछ नहीं लिया। तो ख़वातीन के बारे में यही कहा जाता है कि चांद रात तक कहते हैं कि कुछ नहीं लिया, अभी बाकी शॉपिंग रहती है, तो कब तक मुकम्मल हो जाएगी? बस आखिरी दिन तक मुकम्मल होगी। बच्चे हैं ना छोटे छोटे, तो बच्चों की तो कोई ना कोई चीज़ रह जाती है, इसलिए। जी बिल्कुल, ख़वातीन की जो ईद की शॉपिंग है वो अभी चल रही है और चांद रात तक यही सिलसिला जारी रहेगा। जिन लोगों ने अपनी ईद की शॉपिंग जो है वो मुकम्मल कर ली है, वो जो मुख्तलिफ बैग्स हैं, लेडीज़ बैग हैं, उनको ख़रीदने के लिए यहाँ पे आ रहे हैं और अपने पसंद के बैग जो है ख़रीद के लेके जा रहे हैं। गुलाम दस्तगीर के बाज़ारों में रश आपने दिखाया है और बड़ा अच्छा लगता है। ज़ाहिर है यही फेस्टिविटी है ईद की कि लोग अपने बच्चों की ख्वाहिश के लिए निकलते हैं, शॉपिंग्स करते हैं और त्यौहार को अच्छे से मनाया जाता है। ईद उल फितर करीब आते ही कोई देखा जा रहा है कोहाटी चप्पल की तलाश में निकला हुआ है और इसकी मांग में भी इजाफा हो जाता है। कोहाटी चप्पल में कौन से डिज़ाइन में ये होती है, कहाँ कहाँ भेजे जाते हैं, इस हवाले से मकामी लोगों का कहना क्या है कि हाथ से बनाई गई इस कोहाटी चप्पल की मार्केट में इतनी मांग क्यों है, ये जानते हैं। हमारे साथ असद नौशाद मौजूद हैं। असद बताइएगा, ये कोहाटी चप्पल आखिर ईद पे इतनी फेमस क्यों हो जाती है, इतनी बिकती क्यों है? जी हाँ, बिल्कुल, ईद के लिए चंद दिन ही बाकी रह गए हैं। ख़रीदारी उरूज पर है। कपड़ों की ख़रीदारी के बाद इस वक्त चप्पलों की ख़रीदारी शुरू हो गई है और बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने कोहाटी चप्पल की दुकानों का रुख कर लिया है। मैं इस वक्त एक बड़ी मार्केट में मौजूद हूँ जहाँ पे हैंडीमेड, हाथ से बनाया गया कोहाटी चप्पल बहुत ही मशहूर है और यहाँ पे हाथ से चप्पल बनाया जाता है। इन जो कारीगर हैं यहाँ पे, इनका कहना है कि वो अरसा दराज से तकरीबन उनके आबा-ओ-अजदाद, परदादे और अभी बच्चे भी ये जो कोहाटी चप्पल है ये बना रहे हैं। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि ये जो कोहाटी चप्पल है इसकी डिमांड और ये एक ब्रांड बन चुका है और ये चप्पल न सिर्फ कोहाट के दूसरे अजला को भेजा जाता है बल्कि यूरोप और खलीजी ममालिक को भी ये चप्पल यहाँ से दूसरे ममालिक को भेजा जाता है और इस वक्त बहुत ज़्यादा डिमांड बन चुका है। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जो कोहाटी चप्पल है वो उसकी डिमांड इतनी ज़्यादा हो गई है कि रमज़ान से कुछ अर्सा पहला जो ऑर्डर देना पड़ता है, उसके बाद वो चप्पल उनको ईद से कुछ दिन पहले मिलती है। बहुत शुक्रिया नौशाद, आपने कोहाटी चप्पल के बारे में बताया है। बलोचिस्तान की तरफ चलते, जहाँ के लोग ईद जैसे हम त्यौहार में बलोची चप्पल अगर ना पहने तो ईद का मज़ा उनका फीका पड़ जाता है। चमड़े और रेगजीन से बनाई जाने वाली बलोची चप्पल पायदार और खूबसूरती में अपनी मिसाल आप होती है। इस वक्त मियाँ यूसुफ बलोची चप्पल की दुकान पर मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि क्या खसूसियत है इस बलोची चप्पल की। जी मियाँ यूसुफ। जी बिल्कुल, जूं ईद के दिन करीब आते जा रहे हैं, सिपी के शहरियों ने भी ईद की शॉपिंग के लिए बाज़ारों का रुख कर दिया है। यहाँ पर कोई कपड़े ख़रीद रहा है तो कोई जूते ख़रीद रहा है। हम इस वक्त मौजूद हैं बलोची चप्पलों की दुकान पर और अगरचे मैं बलोची चप्पलों का जिक्र करूँ तो यहाँ के जो मकामी कारीगर हैं वो इसे रेगजीन और चमड़े से तैयार करते हैं और ये हाथों से बनाए गए चवट हैं। इन बलोची चप्पलों को यहाँ की मकामी ज़बान में चवट भी कहा जाता है। यहाँ पर चंद शहरी मौजूद हैं जो बलोची चप्पल ख़रीदने के लिए आए हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। जी फरमाइएगा कि आप बलोची चप्पल ख़रीदने आए हैं, बलोची चप्पल ही क्यों? हमारी कौमी सकाफ़त है, बलोच है, हम खुद भी पहनते हैं, दोस्त अहबाब को भी भिजवा देते हैं या उनको लेकर देते हैं। हमारी सकाफ़त है, बलोची डे आता है उसमें हम पहनते हैं। ये हमारी बलोची कपड़े, बलोची चप्पल पहनना तो हमारे लिए एजाज़ की बात होती है। जी बिल्कुल, यकीनन आपने यहाँ पर इस शहरी की बातें सुनी। यहाँ पर इनका ये कहना है कि बलोची चप्पल चाहे ईद हो या दीगर त्यौहारात हों तो बलूचिस्तान के जो लोग हैं वो बलोची चप्पल ही पहनना पसंद करते हैं, जबकि इसके अलावा ये बलोची चप्पल बलूचिस्तान के लोग अपने हल्का अहबाब और दोस्तों में तोहफ़े के तौर भी पेश करते हैं। और इसके साथ साथ अगरचे मैं जिक्र करूँ इन चप्पलों का तो ये पहनने में पायदारी के हवाले से भी शुक्रिया।
बलोची चप्पल की खुसूसियत भी आपने बता दी और माशाल्लाह से बड़ा अच्छा लग रहा है ईद के इस मौके पर जो जो खुसूसियत है जिस सिटी की और जहाँ जहाँ ज़्यादा जो बिकता है, जिसकी मांग में इजाफा है, वो हम आपको दिखा रहे हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग ये लगता है। अब हम चलते हैं कोयटा, जहाँ पर दानिश मुराद मौजूद है और उनसे जानते हैं कि वो किस मार्केट में है और क्या चहल पहल हो रही है। जी दानिश। जी, बलूचिस्तान में रिवायती पहनावों के बगैर जो ईद है वो अधूरी तसव्वुर की जाती है, इसी की वजह से जो बलूचिस्तान के लोग हैं ये रिवायती चीज़ों को जो है वो ज़्यादातर ईदों पर और दीगर मौक़े उन पर तरजीह देते हैं। जहाँ रिवायती चवट होता है, रिवायती मलबूसात होते हैं, तो वहीं जो रिवायती जो वेस्ट कोट है उसको भी ज़्यादा तरजीह दी जाती है। एक शहरी मौजूद है जो वेस्ट कोट ख़रीदने हैं। सर, क्या वजह ईद पर वेस्ट कोट क्यों ज़्यादा तरजीह दी जाती है? सबसे पहले हम आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता है। ये बलोची और पश्तून रवायात है, हम इस वजह से वास्कट ख़रीदता है, इधर आता है, यहाँ पर टोपी बाज़ार में बिकता है, वो बलोच और पश्तून रखता है और चंपल रखता है। इस वजह से हम इधर आया वास्कट ख़रीद रहे। जी, शहरी मौजूद थे, उनका यही कहना था कि जहाँ रिवायात के सूबे का जो सूबा है बलूचिस्तान, तो वहीं जो दीगर चीज़ें रिवायती होती हैं तो उसी के बिल्कुल तवत्तुर को बरकरार रखने के लिए रिवायती जो वेस्ट कोट है वो भी ख़रीदे जाते हैं, पहने जाते हैं। बिलखसूस जो ईद होता है या जो दीगर अयाम होते हैं तो वहाँ पर जो रिवायती वेस्ट कोट होते हैं उनको ज़्यादातर जो है वो न सिर्फ शहरी पसंद करते हैं बल्कि उनकी ख़रीदारी में भी इस दौरान जो है वो इजाफा होता है। और माह रमज़ान हो या बहुत शुक्रिया मुराद, आपने हमें बताया कि जनाब कोयटा में किस तरह से लोग इस वक्त खरीदारी में मसरूफ़ हैं और क्या क्या ईद पे पसंद किया जाता है। तो पाकिस्तान में नाज़रीन हर गुजरते साल के साथ हम देख रहे लोगों की जो क़ुव्वत ख़रीद है वो भी कम होती जा रही है। माजी की निस्बत अब बाज़ारों में रश भी कम होता है। ईद के मौके पर जहाँ रिकॉर्ड कारोबार होते थे वो अब कुछ महदूद होते जा रहे हैं। लोग ये शिकायत करते नज़र आ रहे हैं, ख़ासतौर पर ताजिर बरादरी, कि अब वो बात नहीं है जो पहले हुआ करती थी। ईद उल फितर से ठीक पहले मुल्क में महंगाई का पारा एक बार फिर से हाई है। रमज़ान के तीसरे अशरे में 16 अशिया ज़रूरिया की जो कीमतें हैं वो बढ़ा दी गई हैं। इस वक्त महंगाई की शरह 29.45% है और यही वजह है कि लोग माजी की निस्बत अब ईद जैसे त्यौहार पर भी कारोबार उनका मान दिखाई दे रहा है, परेशान दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त ट्रेडर एसोसिएशन के रहनुमा है अतीक मीर साहब, वो इस वक्त में ज्वाइन कर चुके हैं। हक़ाइक़ क्या हैं उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अतीक साहब। वालेकुम अस्सलाम। कहिएगा अतीक साहब, ये जो अभी मैंने सारी सूरत हाल बताई है कि महंगाई का पारा इस वक्त हाई है और जो माजी में कारोबार हुआ करता था वो बात अब नहीं रही है, ताजिर परेशान है, आपने भी यही ऑब्जर्व किया है कि लोगों के पास पैसे नहीं है, महंगाई होने की वजह से लोग अब उस तरह नहीं खरीदारी कर पा रहे? जी, आपकी बात दुरुस्त है। इसलिए कि देखिए 2015 पाकिस्तान की तारीख का एक ऐसा ईद सीजन था जो इस तरह की खरीदारी और इस तरह की इससे पहले कभी नहीं हुई। लेकिन बदकिस्मती से उसके बाद बात तदरीज है, हर साल सूरत हाल अबतर से अबतर होती चली गई। ये भी समझे कि रवां साल भी महंगाई के लिहाज से मुल्क की तारीख का बदतरीन साल है और हम इस साल भी देख रहे हैं कि ईद शॉपिंग सेल ये बहुत ज्यादा लोगों के चेहरों पे हम परेशानी देख रहे हैं। 100 में मुश्किल 15 खरीदार हैं। वैसे मार्केटें भरी हुई हैं खरीदारों से, गहमा गहमी है, रश है, रौनकें हैं, लेकिन जब दुकानदारों से पूछते हैं तो वो ये कहते हैं कि 20 लोग अगर दुकान पे दाखिल हुए तो मुश्किल 1-2 लोगों ने खरीदारी की। तो इसकी वही वजह जो कि आपने बयान की कि लोग बिजली के बिलों में फंस के रह गए, लोग पेट की आग बुझाने में लगे हुए हैं, किराए नहीं दे पा रहे हैं घरों के, दुकानों के, इखराजात उनके जो बेसिक नीड्स हैं वो पूरी नहीं हो रही। यही सबब है कि ईद जैसे त्यौहार जो लोग कर्ज लेकर भी मनाते हैं, एडवांस लेते हैं मुलाजमीन, जमा जोड़ करती हैं खवातीन, वो बच्चों की खरीदारी तक, बच्चों के सूट की खरीदारी तक। अच्छा अतीक साहब, हाँ बिल्कुल आपने वजह फरमाया, लेकिन वही बात है कि जब हम मार्केट्स में निकलते हैं, खासतौर पर सारी के औकात में निकलते हैं, यहाँ पर आखिरी अशरा है, कुछ दिन बाकी रह गए हैं, इतना रश है मार्केट्स में, रेस्टोरेंट्स पे लोग बैठे हुए हैं बड़ी तादाद में खाना खाने के लिए, इंजॉय कर रहे हैं, लेकिन समझ नहीं आती कि लोग तो निकलते हैं तो क्या बगैर पैसों के घरों से निकलते हैं कि रश उतना ही नजर आता है, लेकिन आप बता रहे हैं कि ताजिर परेशान है, वो कह रहे हैं कि जी कारोबार नहीं चल रहा। हकीकत तो ये कि ताजिर परेशान है और खरीदारी नहीं है जो ईद सेल पर होनी चाहिए। लेकिन ये जो खाने पीने की चीजें देखें, बहुत सारे लोग निकलते ही एंजॉयमेंट के लिए हैं, उनका खरीदारी से कोई ताल्लुक भी नहीं है। यार दोस्त हैं तो घरों से कुछ फैमिलीज निकलती हैं, कहीं कुछ चाट मसाला कुछ तरह की चीजें
उसमें वो रौनकों का मजा लेते हैं। तो शॉपिंग विंडो है या रौनकों का लुत्फ उठाने वाले ये ज्यादा है, लेकिन हमें तो उनसे गलत जो कपड़ा खरीदे, जो जूता खरीदे, जो ईद के त्यौहार पर जो अशिया है वो खरीदे, वो जरूर खरीदी जा रही है, लेकिन उसमें बेशतर बच्चों के कपड़े हैं या फिर कुछ खवातीन के हैं। देखिए मर्दों में बेशतर लोग, बल्कि बड़ी अक्सरियत है जो बच्चों की खातिर अपने कपड़े भी नहीं पाते हैं। मैं ये उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो मुतवसत तबके के लोग हैं या उनसे कमतर दर्जे के। कमतर दर्जे के लोग तो फिर कहीं ना कहीं से मांग तांग के वो अपनी जरूरत पूरी करते हैं, लेकिन सबसे बुरा हाल मिडिल क्लास का है। मिडिल क्लास को इज्जत भी बचानी है, वाइट कॉलर्स होते हैं ये लोग, बड़ी मुश्किलात है। आप बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन हम अगर हुकूमती जो ऑफिशियल्स हैं उनके स्टेटमेंट्स देखें तो वो तो कह रहे हैं चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं, कुछ पॉजिटिव भी जो सिचुएशन है वो नज़र आ रही है। तो क्या अब ये हकाइक जो हैं वो उससे बरक्स बात हो रही है या फिर वाकई चीज़ें कुछ पहले की निस्बत बेहतर हैं? देखिए हुक्मरान तो कभी भी इस बात का एतराफ़ नहीं करेंगे कि लोग मुश्किल में हैं या उनकी पॉलिसीज ने लोगों को मुश्किलात में डाला है। बात एक सियासी बात होती है और एक हकाइक पर मबनी होती है। हम जो बात करेंगे वो सामने है। आपने खुद भी महंगाई का जिक्र किया, आपने बाजारों के रश का जिक्र किया, मैंने खरीदारी का एक रेशो बताया कि पिछले साल से 30-40% कमतर है ये सूरत हाल है। ये बड़ी एहतियात से मैं बात बता रहा हूँ। अब तक कितने ब्रांडेड इस तरह दुकानें हैं जो जिनके गोडाउन अब तक भरे हुए, कोई खास उनके माल बिक नहीं सका। लोगों ने बहुत ज्यादा तैयारी भी नहीं की थी क्योंकि उनको यकीन था कि शायद बहुत ज्यादा खरीदारी ना हो, लेकिन फिर भी जिन लोगों ने भर लिए वो मायूस है कि अब ईद के बाद इनकी कीमत भी अदा करनी है, इनके पैसे। तो अतीक साहब मुझे एक बात और बताइएगा कि अभी ठीक है कुछ नई हुकूमत है, बहुत पॉजिटिविटी नज़र आ रही है, मोटी है, कुछ स्टेप्स भी लिए जा रहे हैं जो कि पहले नहीं उस तरह से लिए गए थे। दुकान शुमारी की बात हो रही है, डिजिटलाइज करने की बात हो रही है, रजिस्टर करने की बात हो रही है हर छोटे बड़े दुकानदार को। ये कितना खुशाइंद है? ताजिर इस पर क्या राय रख रहे हैं? देखिए ताजिरों ने कभी ये नहीं कहा कि वो टैक्स नहीं देंगे और दे भी रहे हैं। फाइनल बनने के मामलात हैं या फिर इंटीग्रेशन में लोग नहीं आना चाहते। 18% जो सेल्स टैक्स में रिटेलर्स को मजबूर किया जा रहा है, वो समझते हैं कि खरीदार तो पहले ही नहीं है, खबर टूटी हुई है, तो मजीद 18% सेल्स टैक्स नहीं दे पाएगा। इस तरह की बहुत सारी बातें हैं तो हुकूमत की तरफ से बजाय इसके कि तिजारत को फरोग दे, पहले ताजिर को तो सहारा दिया जाए। अब आप अगर बिजली 70 रुपए यूनिट से देंगे, गैस की कीमतें बढ़ा देंगे, दीगर टैक्सेस में इजाफा करेंगे, तो एक बर्बाद तिजारत, एक उजड़ा हुआ चमन वो फल फूल तो दे नहीं सकता, तो कैसे फिर आप। तो ये हुकूमत को चाहिए कि नित नए तजुर्बात करने के बजाय मुकामी जो स्टेक होल्डर्स हैं, मुकामी मईशतदान हैं या चेंबर्स ऑफ ट्रेडिशंस हैं, उनकी मुशावरत। लेकिन अतीक साहब इस पर तो ये कहा जा रहा है ना कि जब ये टैक्स नेट में आ जाएंगे, रजिस्टर हो जाएंगे, तो जो ग्रे मार्केट है, ग्रे इकोनॉमी, उसका खात्मा होगा। जाहिर है कि जो ब्लैक मनी वाइट होता है उसकी रोकथाम में आसानी होगी, हर चीज रजिस्टर होगी, लोग डरेंगे भी, टैक्स भी पे करेंगे। इस हवाले से बड़ा खुशाइंद कहा जा रहा है। देखिए खुशाइंद तो जब हो कि लोगों को पता हो कि सिस्टम क्या लाया जा रहा है, ये क्या बाजी के बिहेवियर से ये जो टैक्स टीमें हैं, टैक्स हमला है, इनसे पहले खाइफ है। उस पर आप मीडिया पर ऐसी खबरें चलाते हैं कि जिससे एक मजीद एक खौफ बढ़ता है, लोग फिर भागते हैं, लोग टकराते हैं, इंतशार पैदा होता है। वो एक अच्छी स्कीम भी हो तो वो नाकाम हो जाती है। इसलिए मौजूदा जो भी तरीका कार बताना चाह रही है, मशवरा तो करे, बताए तो सही ये है क्या, आप करने क्या जा रहे हैं। ये बात तो खैर बिल्कुल दुरुस्त है कि जो कुछ करने आप जा रहे हैं, एटलीस्ट जिनके साथ करने जा रहे हैं उनको तो लूप में लें, उनके साथ एक मीटिंग करें, उनको बताएं, समझाएं, उसके बाद जाहिर है जो भी स्टेप्स आपने लेने हैं उसमें कोऑपरेट करेंगे आपके साथ। लेकिन जब बंद कमरों में फैसले हो जाते हैं, फिर आप लोगों को भी तहफुजात होते हैं, फिर आप भी सड़कों पर निकलते हैं, ऐसा ही है? बिल्कुल ऐसा ही है, यही बात है। और हम अब बहुत सालों से ये बात कह रहे हैं कि टैक्स दुनिया भर में ऐसा होता है, कोई नई बात नहीं है कि जो टैक्स देने वाला लोग हैं और जो टैक्स वसूल करने वाले, उनके दरमियान एक इश्तराक
एक तरीक़ेकार वज़ा किया जाए, एक सिस्टम को बनाया जाए, मुकामी हालात को देखा जाए। क्या होता है ये देखिए, जो बात समझ में आती है कि IMF को अपने सूद से गरज है कि हर साल पाकिस्तानी मईशत में सूद का कितना हिस्सा उसको देना है। यही सबब है कि एक हुक्म आता है कि आप इस दर्जे पे, इस शरह से इस स्कीम को नाफिज करें। इनके पास चूंकि मजीद कर्ज लेना, जो भी हुकूमत होती है उसको कर्ज से गरज है, उसको इससे कोई वास्ता नहीं है कि इसका अवाम पे इम्प्लीमेंट क्या होगा, और IMF को गरज है कि हमें कितना सूद मिलता है। इन दो ख्वाहिशात, उसको भी लेना है, इन्हें भी लेना है, अवाम पिस जाता है, आखिर बर्बाद हो जाता है, मैशत तबाह हो जाती है। इसमें नहीं पूछा जाता स्टेक होल्डर से। कम अज कम आदमी देखें, एक कसाब बकरे को भी जुबा करने से पहले सोचता है कि इसको किस रुख लिटाना है, लेकिन हमसे तो ये भी नहीं पूछा कभी हुकूमत ने कि ये स्कीम लाई जा रही है, इसमें कोई मनफी पहलू हो तुम्हें बताया जाए, इसमें कोई बेहतरी की तजवीज़ हो तुम्हें बताया जाए। लेकिन जब ऐसा नहीं होता तो फिर वो स्कीम नाकाम होती है, इंतशार होता है, फिर वो जो टैक्स देने वाले लोग हैं जो सिस्टम में आने से गुरेजा हैं वो दूर भागते हैं, और फिर आने वाली है इसी तरह एक खौफ का और एक गैर मुतबर होकर। लेकिन आप लोग कितने पुरुम्मीद हैं अतीक साहब, चूंकि नई हुकूमत है, मैंने आपको बताया, जाहिर है जो हमारे वजीर खजाना है वो भी स्पेशली इस काम के लिए इनको लाया गया है और उनके एक्सपीरियंस से हमें फ़ायदा उठाना है। तो आपको लगता है कि अब चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी? फिर जाहिर है साथ में हम SIFC का प्लेटफॉर्म भी देख रहे हैं जो प्रॉपर एक कोऑर्डिनेशन के साथ होगा, तो चीज़ें इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ जाएंगी। आपकी तवक्को क्या है? खुदा करे कि ऐसा हो, बेहतर हो, इस मुल्क के साथ कोई वफा करे, ये खुशहाली की तरफ रवा दे। लेकिन देखें, जब आपने PDM का जो 16 माह देखी, उसके बाद जो पिछली कमर थी मैशत में, जो ताजरों का जो हाल, सनतकार सरमायाकार वो जिस तरह हिस्सा हुए, आज तक हम समझ नहीं। अब वही लोग फिर आए, हम कैसे मान लें कि डंक मारने वाला कीड़ा है वो इस दफा वो डंक नहीं मारेगा या उससे कोई हमें रिलीफ मिलेगा? ये वही लोग हैं, वही पॉलिसी है, वही वो पीछे है, कर्जों की बात करते हैं, भीख मांगने की। सही। अगर कोई नया चेहरा होता, कोई ऐसे लोग होते कि जो हमारे आजमाए में माजी में जिन्होंने बेहतरी की होती, तो हम कहते कि आपके बेहतर हो जाएगा। लेकिन मैं कतई तौर पर इन लोगों के होते हुए पुरुमीद नहीं हूँ। मजीद मुल्क तबाह होगा, मजीद महंगाई बढ़ेगी, मजीद इंतशार। मायूस नहीं होना चाहिए, उम्मीद अच्छी रखनी चाहिए, तवक्को अच्छी रखनी चाहिए। बाकी अल्लाह करे कि चीज़ें जो हैं वो मजीद बेहतरी की तरफ जाएं। अतीक साहब बहुत शुक्रिया, आप हम रहे, इसमें कोई शक नहीं है कि महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, अपनी हदों को छू रही है। एक गरीब आदमी के लिए 2 वक्त की रोटी खाना बहुत मुश्किल हो चुका है। तो ऐसे में इस सफ़ेदपोश तबके के लिए किसी ने सोचना है तो वो हुकूमत ही है जो कि रियासत, जिसे कहा जाता है कि माँ का दर्जा रखती है, तो हुक्मरान ही है जो कि हमारी तकदीर के फैसले करते हैं और इस तरह के इशूज़ को सीरियस लेते हुए तरजीही बुनियादों पर हल निकालते हैं ताकि चीज़ें भी बेहतर हों और किसी का जो इज़्ज़त नफ्स है वो भी मजरू ना हो। तो अल्लाह करे हम पॉजिटिव रहते हैं। ज़ाहिर है एक माह मुक़द्दस भी है, हमें दुआएं भी करनी है, तो अल्लाह ताला इस मुल्क के बासियों के लिए, इस मुल्क के लिए अच्छा करे, बेहतर करे। इसी दुआ, इसी तवक्को के साथ हमारा प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुँचा। मैं आपसे इजाज़त लूँगी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।